हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 3 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे। अगर आप इस पूरे फ्रंट पेज को देखेंगे तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से डायरेक्टली कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक एजेंसी जो पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़ में है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस एजेंसी के बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, क्योंकि इसको लेकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एजेंसी बेसिकली किस तरीके से काम करती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले बात करेंगे कि देश के अंदर लार्ज स्केल टेररिज्म को लेकर हो, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर हो, या कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, इस तरह की चीज़ें, या सीरियस क्राइम होता है जहां पर इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लिंकेज होते हैं, इस तरह के क्राइम्स को काउंटर करने के लिए इसमें चाहे स्मगलिंग ऑफ आर्म्स हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है, या फिर सर्कुलेशन पुशिंग फेक इंडियन करेंसी हो सकती है, या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सेंट्रल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सेट करी गई थी, और बहुत सारी कमेटीज़ ने इसको रिकमेंडेशन किया था। इवन एआरसी रिपोर्ट जो थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि एक इस तरह की एजेंसीज की रिक्वायरमेंट। अभी उदयपुर में जो घटना हुई उसके बाद ये एजेंसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और जब भी कोई इंटरनेशनल लिंकेज हो सकता है किसी घटना का, या इंटर स्टेट लिंकेज होता है, तब इस तरह की एजेंसी जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने आप में पावरफुल एजेंसी है। 31/12/2008 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, और इसका मेन फंक्शन है काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में देश के अंदर कार्य करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद पेज नंबर 5 जो स्टेट्स वाला पेज है, इस पर एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सेविंग चेंग कुरिंजी करके एक जो यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है, और ये बेसिकली केरला में सेंद्रोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर इस स्पीसीज़ का नेम आपको देखने को मिलेगा। और अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व उससे कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, लेकिन आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर इसको प्रॉपर रीसैपलिंग आपको नज़र नहीं आएगी। यानी ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ पर, इस ट्री की स्पीसीज़ पर आपको देखने को मिलता है। देश के अंदर अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखेंगे, आज 3 जुलाई 2022 की अपडेट है। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिबांग दिहांग, पचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यामलाई, ये वाले जो है इसके अंदर आता है। इसके अलावा अचना कुमार, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम हिल्स और पन्ना, ये बेसिकली आते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, टोटल 18। आप लोगों के लिए एक सवाल है, जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनमें से कौन सा यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, या फिर ये एक तरीके से वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से उनको वेरीफाई किया गया, उनको रिकग्नाइज किया गया है, वो कितने हैं, ये आप टोटल कमेंट करेंगे। इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। रिसेंट में यहाँ पर जुबैर ALT के जो एक तरीके से को फाउंडर थे, मोहम्मद जुबैर, इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन एक इसी से लिंक करके एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, कमेंट किया गया कि उनके अरेस्ट के खिलाफ बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि रिसेंट में 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट जो है इंडिया ने साइन करी है G7 समिट में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि हम लोग फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं गारंटी करेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में इनकी अरेस्ट होना, इसको क्रिटिसिज्म किया गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो G7 कंट्रीज, अभी जो ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, उनकी जो मीटिंग हुई थी जर्मनी के अंदर, वहाँ पर एक स्टेटमेंट साइन हुई थी 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट किया कि हम लोग फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी जो है
उसको प्रोटेक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम जो है उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं देश के अंदर जुडिशरी को लेकर भी कई सारी चीज़ें चलती रहती, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफ़ी वोकल है अलग अलग ओपिनियंस को लेकर। तो उन्होंने कहा कि इंडियन जुडिशरी जो है वो आंसरेबल है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी भारत के संविधान में जो मेंशन किया गया है उसको आंसर करेगी इंडियन जुडिशरी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि आज हम देश में 75 ईयर अपने इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इंस्टीट्यूशन का, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर ये बताया गया कि हमें अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें किस तरह के फंक्शन जो ऑथराइज किए गए हैं, इसके बारे में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग अवेयरनेस को क्रिएट करें। इसके बाद बात की गई है पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पे बेसिकली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कैसे इंटरनेशनल रूट्स की रिक्वायरमेंट है इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। और ये जो लैंड लॉक सदर्न पार्ट है इसको कनेक्ट किया जा सकता है बांग्लादेश से। बेसिकली अभी बहुत सारे एरिया में जिसमें नॉर्थ ईस्ट में फ्लड है या फिर मणिपुर के अंदर जो एक तरीके से हिल कोलैप्स हो गई थी, इसके बाद काफ़ी डिबेट हो रही है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उनको और ज़्यादा पेश किया जाए, खासकर फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी इस तरह की घटनाओं के मामले में। ब्राक वैली जो कि सदर्न असम में है और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं एक रेल मार्ग पर जिसका नाम है लमदिंग बदरपुर रेलवे लाइन। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ये अगर डिस्टर्ब होगी तो ये पूरे के पूरे एरिया को या पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न को डिस्टर्ब करती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग बांग्लादेश के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर हो सकती है। और जिनमें यहाँ पर एक ब्रिज का नाम दिया गया फेनी रिवर पर जो कनेक्ट करता है मैत्री ब्रिज सबरूम इन त्रिपुरा और रामगढ़ इन बांग्लादेश। ये क्वेश्चन कई बार कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मैत्री ब्रिज जो है वो फेनी रिवर पर है, दूसरा ये कनेक्ट करता है किन एरियाज़ को, सबरूम जो त्रिपुरा में पड़ेगा और रामगढ़ जो है वो बांग्लादेश में पड़ेगा। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, कई बार आपको वर्ड से अंडरस्टैंड करते हैं कि रामगढ़ जो वर्ड यूज़ किया गया क्या ये बांग्लादेश में होगा, तो इसका आंसर हाँ ये बांग्लादेश में है और सबरूम जो है ये त्रिपुरा के अंदर है। तो इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि ये कैसे बेटर कनेक्टिविटी जो है हो और दोनों कंट्रीज़ को लेकर पेशअप करना पड़ेगा। हालांकि ये जो चीज़ें जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है उसको टाइम लगता है, वेरियस लेवल पर डिस्कशन होता है और उसके बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो देश के अंदर सन टेम्पल जो है कोणार्क का उसको रीस्टोर करने को लेकर डिस्कशन हो रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब भी कोई एंशियंट मोनूमेंट हो या कोई एंशियंट टेम्पल हो या एंशियंट कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो उसको अगर रिस्टोर करा तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते ताकि उसकी ओरिजिनलिटी पर कोई इम्पेक्ट ना पड़े। और ये अगर आप बात करेंगे तो 13th सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल कोणार्क का सूर्य मंदिर और उसको रिस्टोर करने के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी गई है। इसके अलावा रीशन में भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश के अंदर कितनी फॉनल स्पीसीज है उसका डेटाबेस जो है सबमिट किया है कि देश में 540 स्पीसीज जो है वो और ज़्यादा ऐड हुई और टोटल 1,03,258 स्पीसीज देश के अंदर देखने को मिलती है। इन स्पीसीज़ में कितने क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है वो हम थोड़ी सी देखेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जैसे दुनिया में हो रहा है वैसे इंडिया के अंदर भी इसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और ये वेजिटेशन का जो पैटर्न है या हाई एलिवेशन इकोसिस्टम जो शिफ्ट कर रहा है हायर एलिवेशन से, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है। रेंज शिफ्ट हो या एनिमल्स का माइग्रेशन हो, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म की स्टडी जो है ऑब्जर्व करती है कि चाहे एक्वेटिक हो, कोस्टल हो, मेरीन इकोसिस्टम, ये सब रिक्वायरमेंट है। और उसको लेकर हमारी ऑब्जर्वेशन ये कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट न केवल ह्यूमन पर पड़ेगा बल्कि एनिमल्स पर या फिर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के ऊपर भी इतना ही पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, यानी क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट लगातार
इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर या दुनिया में इस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही है, तो दो छोटी छोटी न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला, हांगकांग के आसपास टाइफून देखने को मिला। देखो, दुनिया में अलग अलग नाम से इनको संबोधित किया जाता है या अलग अलग इनके नाम माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मेन अगर हम देखते हैं तो इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में साइक्लोन बोला जाता है। यहाँ पर जो आपको इस वाले रीजन में देखने को मिला, चाइना, जापान, इस साइड टाइफून बोला जाता है, और यूएसए के अंदर इनको हरिकेन बोला जाता है। वैसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन होते हैं। इसके बाद एक कंट्री न्यूज़ में वो है लीबिया। लीबिया के अंदर बेसिकली लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डैमेज भी किया। तो ये हम न्यूज़ पढ़ेंगे। उससे पहले लीबिया का जो मैप है वो हम देखेंगे फिर से, क्योंकि मैपिंग को लेकर 2022 में भी सवाल हुए थे, मे बी 2023 में भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले। लीबिया जो है वो अफ्रीका के बिल्कुल यानी नॉर्थर्न अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है ट्रिपोली। इसकी अगर आप नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे, ट्यूनीशिया लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आएगी, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से अपनी बाउंड्री जो है ये नॉर्थर्न बाउंड्री शेयर करता है। तो कोस्टल कह सकते हैं कि एक कंट्री है। यहाँ पर 2014 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है। जब डिक्टेटर गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी, उनको सत्ता से हटाया गया, तब से लेकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसमें बेसिकली लिविंग कंडीशन ख़राब हो रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता तो इलेक्ट्रिक कट जो लगते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सब वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये इनका यही मानना था कि भाई एक तो ब्लॉकेड हम देखते हैं ऑयल फैसिलिटीज़ को लेकर, पॉलिटिकल राइवलरीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है, पावर कट देखने को मिलते हैं समर हीट के दौरान भी। तो ये वजह है जिसकी वजह से लीबिया के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हालांकि पार्लियामेंट ने कंडेम किया कि इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए और ये सही चीज़ें नहीं है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे। पहला, न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स करके जो न्यूज़ आई है, और ये बेसिकली क्या है, माइक्रो आरएनए कैसे स्विच कर सकता है, कंट्रोल ए जीन दैट रेगुलेट करे नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को, रूट डेवलपमेंट को और स्ट्रेस को, टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये बेसिकली है क्या। नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को अगर प्लांट में हम कंट्रोल कर पाते हैं तो इससे काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगी या काफ़ी चीज़ें बदल सकती है, और ये जीन एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से भी जो गोल है या ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। रिसर्चर ने इसके लिए राइस और टोबैको प्लांट्स का इस्तेमाल किया है और ये प्लांट बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, प्लांट मेनली ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनियम, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में अब्जॉर्प्शन किया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सॉरी माइक्रो नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन एक तरीके से एक पार्ट है क्लोरोफिल का, एमिनो एसिड का और न्यूक्लिक एसिड का, राइट। इसके अलावा इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन इनटेक ऑफ प्लांट में। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा तो ये सॉइल और वाटर दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा हार्मोन जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो है ऑक्सिन, जो रिस्पॉन्सिबल है वेल डेवलप्ड रूट्स के परस्पेक्टिव में अक्रॉस ऑल प्लांट इन्फ्लुएंस करेंगे नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को लेकर। अल्टरनेट पाथवे क्या हो सकता है, रेगुलेटरी माइक्रो आरएनए जो है स्विच करता है MIR444 और ये जाना जाता है एटलीस्ट 5 जीन्स को लेकर, जिसमें मैट्स बॉक्स है, ट्रांसक्रिप्शन या फैक्टर जीन भी जिसको बोला जाता है। एक टारगेटेड जीन अगर हम बात करते हैं MIR444, इसको MEDS27 में बोला जाता है। ये 3 प्रोंग इफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन को, रूट डेवलपमेंट करता है और स्ट्रेस टॉलरेंस को लेकर भी काम करता है। इसी के अंदर अगर हम टिंकरिंग करते हैं तो ये रेगुलेट कर सकता है, अब्जॉर्प्शन कर सकता है, इंजीनियरिंग बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस को। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ में है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जब हम प्लांट्स के बारे में या फिर एग्रीकल्चर के अगर हम बात करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपको नीचे कमेंट करना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक तरीके से आते हैं, ये आप इसमें नीचे कमेंट करेंगे। इसके ठीक नीचे एक न्यूज़ और है
कि 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, मान लेते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में टेम्परेचर या पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। तो उसी को लेकर ऑब्जर्वेशन किया गया कि अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता तो क्या होगा, तो इरिवर्सिबल एक्सटिंक्शन होगी, यानी बहुत सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो सकती है और इसका इम्पेक्ट को बदलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया जो है सवाना के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्लोबल कार्बन सिंक जो क्रिटिकल नुकसान पहुंचेगा और बहुत सारे प्लांट जो है वो समाप्त हो जाएंगे और हमारी एक तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद FAQ के अंदर बेसिकली जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं पूरे वीक उसको रिपीट मोड में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया, उसको लेकर ऑब्जर्वेशन की गई है। रीशन में G7 की जो समिट हुई इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा भी है और इसको लेकर एक एक पॉइंट को क्लियर किया, तो ये फिर से कह सकते हैं रिपीट मोड में डिटेल में आती है। इसके अलावा GST को लेकर GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, कुछ आइटम्स में GST काउंसिल डिसीजन लिया कि टैक्स रेट में 12 से 18% करना है या कुछ का कम करना है, तो उसको लेकर GST रिजीम के अंदर क्या स्टेप हो सकते हैं आने वाले टाइम में, इसको लेकर न्यूज़ में है। नाटो क्या यूक्रेन इन्वेजन के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये डिबेटेबल टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रोफाइल में बेसिकली क्या आता है, पूरे वीक जो पर्सन न्यूज़ में रहते हैं, जैसे शिवसेना न्यूज़ में होगी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे, इनके बारे में मेंशन किया गया। मोहम्मद जुबैर, इनको जो अरेस्ट किया गया, LT न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, इनको लेकर न्यूज़ में है। और स्नेक आइलैंड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैक सी है, रोमानिया और ओडिशा जो पोर्ट है यूक्रेन की, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है और ये माना जाता है कि इस पर पहले रशिया का क्लेम था, अब ये रशिया से विड्रॉ कर लिया गया है। इसके राइट हैंड साइड आप देखेंगे क्रीमिया है। क्रीमिया 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो स्नेक आइलैंड न्यूज़ में है। 2022 में UPSC ने एक आइलैंड को लेकर ही सवाल पूछा था, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो होल्ड करने वाले हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स एट ब्रसेल्स इन सितंबर, यानी बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत होने वाली है। और नेगोशिएशन जो है वो पहले राउंड को लेकर डिस्कशन किया 1 जुलाई को ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर। यूरोपियन यूनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 116.36 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हम करते हैं और मेजर पार्टनर में से एक है। इनके अलावा 27 नेशन का ये ब्लॉक है। 8 साल के बाद हम लोग फिर से कंसल्टेशन कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो, इन एरियाज़ को लेकर भी डिस्कशन हो रहे हैं। और डेफिनेट सी बात है, जब हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। और अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली ये UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, ब्राज़ील, ये बहुत सारी कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा कंसल्टेशन चल रहा है, तो इस ग्रुप में यूरोपियन यूनियन भी होगा, इवन UK भी होगा। तो इस नेगोशिएशन में ब्रॉड बेस्ड, बैलेंस, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड रेसिप्रोसिटी, इन सब एरियाज़ को मिलाकर डिस्कशन जो वो किया जा रहा है, तो इसी के बारे में बताया गया। इसके अलावा राइट हैंड साइड एक और न्यूज़ है, रशिया ने सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, रशिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने सनफ्लावर ऑयल को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिए, ताकि अगर कोई कंट्री इंपोर्ट करती तो उनको ईजी पड़े और रशिया की इकोनॉमी को भी ये बूस्ट अप करे, तो उसको लेकर ये मेंशन किया गया। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।